दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से कनेक्शन होने, उनके साथ डील करने के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी हिरासत में भेज दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि उसके पास नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ पैसों के लेन देन का सबूत है। महाविकास अघाड़ी के दल मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। अगर पहले से बताया नहीं जाए तो एनसीपी नेता नवाब मलिक और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री की इन तस्वीरों को देखकर कौन यकीन करेगा कि नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें मलिक को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते वक्त की हैं। नवाब मलिक हवा में मुट्ठी उछाल रहे हैं। उनके चेहरे पर जितनी मुस्कुराहट है उतनी शायद ही आमतौर पर दिखाई देती। मलिक बहुत जोश में नजर आ रहे हैं। बुधवार सुबह 8 बजे ईडी नवाब मलिक को उनके घर उठाकर दक्षिण मुंबई स्थित अपने दफ्तर ले आई और पूछताछ शुरू कर दी। पीएमएलए एक्ट के तहत उनका बयान लिया गया। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। 15 फरवरी को ईडी ने मुंबई में दाऊद और गुर्गों से जुड़े 10 ठिकानों पर रेड की। ये रेड हवाला ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी डील से जुड़ी थी। ईडी नवाब मलिक के खिलाफ दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों से प्रॉपर्टी डील की जांच कर रही है। ये लोग हैं दाऊद इब्राहिम का गुर्गा और 1993 धमाकों में दोषी पाया गया सरदार शाह वली खान और दाऊद की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड सलीम पटेल। ईडी का केस एनआईए के दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दायर एफआईआर पर आधारित है। एनआईए ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। एनआईए का आरोप है कि दाऊद हवाला के जरिए देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा है। मलिक पर ईडी के एक्शन से महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों दल बेहद नाराज हैं और उसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच हो। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रही है। ये महाराष्ट्र का अपमान है। राजनीति इतनी नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसीज इसके द्वारा जो भी हो रहा है वो निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। ईडी दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। इसके लिए पिछले हफ्ते कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी, जिसमें दाऊद की बहन हसीना पारकर का ठिकाना भी शामिल था। हसीना के बेटे आली शाह पारकर से भी ईडी ने सोमवार को पूछताछ की थी। कुछ समय पहले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाए थे कि नवाब मलिक ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीदी। बीजेपी की माने तो मलिक पर एक्शन पर कोई राजनीति नहीं है। जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब यह विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र में जल्द ही मुंबई, नासिक, पुणे में कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले। नवाब मलिक पिछले कुछ वक्त से काफी सुर्खियों में छाए रहे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल हेड एनसीपी पर मलिक ने निजी और नौकरी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। मलिक लंबे वक्त से कहते आ रहे थे कि समीर वानखेड़े जेल जाएंगे। सोमवार को वो खुद जेल पहुंच गए। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध का ये तनाव कच्चे तेल के दामों को कुछ
एक्सपर्ट्स के मुताबिक $150 तक पहुंचा सकता है। फिर सोचिए क्या होगा, एक तरफ चुनाव खत्म होगा और दूसरी तरफ देश में जनता के लिए महंगाई का तनाव तेजी से बढ़ने लग सकता है। इसीलिए हम आज ये महंगाई बाजार दिखाकर आपको बता रहे हैं कि चुनाव कोई भी जीते लेकिन महंगाई नहीं हारने वाली, आएगी तो महंगाई ही। डेफिनेटली महंगाई बढ़ रही है, नो डाउट। हमें कहीं कटल करना पड़ता है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें जो हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं, रोज की जो जरूरी चीज है उन सब में महंगाई बढ़ गई है, उन सब भाव बढ़ गए। 1500 रुपए 1000 रुपए थोड़ा सा हमें उतने ही राशन पे बढ़ा। सस्ता बना महंगा के चुनाव में रुझान यही बताता है कि खाने का तेल 5 साल में 66 रुपए महंगा हुआ। मूंगफली का तेल 42 रुपए की बढ़त 5 साल में लेकर लीड बनाए है। वनस्पति 58 रुपए की महंगाई के साथ आगे चल रहा है। सोया तेल ने उसको भी पिछाड़कर महंगाई के चुनाव में 67 रुपए की बढ़त 5 साल में हासिल की है। पाम ऑयल भी 60 रुपए की महंगाई के साथ लगातार टक्कर दे रहा है। ऐसे में जब मुफ्त राशन के नमक पर ही चुनाव हो जाता है, तब टैक्स का नमक ईमानदारी से भरने वाली आम जनता का दर्द जानने के लिए पटना में पहले संवाददाता रोहित सिंह पहुंचते हैं। महीने की राशन की लिस्ट टेंशन दे रही है। दुकानदार हिसाब करता है, आम आदमी उसको देखकर महंगाई के चक्कर खाता है। जितना तेज दुकानदार का हाथ कैलकुलेटर पर चलता है, उतनी ही तेजी से आम आदमी का दिल धड़कता है। इस बार कितना खर्चा राशन के बिल में आने वाला है। लास्ट मंथ अगर मैंने 6000 का लिया तो इस महीने मेरा वो बढ़ के 7000 या 6,500 से 7,000 के बीच में आ ही जाता है। सरकारी आंकड़ा संसद में जो आया वो कहता है कि आम आदमी की थाली में आने वाला चावल 5 साल में 7 रुपए 94 पैसे प्रति किलो महंगा हुआ। गेहूं का आटा 5 साल में 4 रुपए 86 पैसे महंगा हुआ। मूंग दाल 5 साल में 14 रुपए 36 पैसे प्रति किलो तक महंगी हो गई। लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने में और भी सामान महंगे हो गए, जिनकी कीमत पर शायद आपने ध्यान ना दिया हो, बस पैसे सीधे दे दिए या कार्ड से पेमेंट कर दिया होगा। एफएमसी में जैसे सरफ, साबुन, ये सब का दाम हर एक बीट में हर एक मंथ कभी 2 रुपया प्रिंट बढ़ रहा है तो कभी 1 रुपया प्रिंट बढ़ रहा है। इसी तरह बढ़ोतरी एफएमसी में ज्यादा हो रही है। यही बात चंडीगढ़ में आज तक संवाददाता ललित शर्मा को भी किराना दुकानदार ने बताई है कि असली महंगाई तो अब साबुन, तेल, रिफाइंड और घी में बढ़ती जा रही है। जो आम चीजें जैसे साबुन, तेल, रिफाइंड, घी, देसी घी, हर चीजों के अंदर 10 से 15% के अंदर बढ़ोतरी हुई है। एक साबुन अभी जैसे ये मैम ने लिया, नंबर 1 साबुन जैसे था गोदरेज का, पहले 90 रुपए था, आज से 3 महीने पहले, फिर 100 हुआ, अब 110 हो गया उसका रेट। हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें जो हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं, अगर इसी में इतना ज्यादा इंक्रीज होगा एमआरपी तो हमें मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। लखनऊ में आज तक संवाददाता संतोष कुमार को महीने का राशन लेने आए प्रशांत बताते हैं कि खर्चा कितना महीने भर का बढ़ चुका है। 5000 का राशन आता था, अब 6000 6500 का आता है। मतलब ये है कि 1500 रुपए 1000 रुपए थोड़ा सा हमें उतने ही राशन पे बढ़ा है। खाने का सामान तो पहले से महंगा हो रहा था, लेकिन अब बिस्किट, तेल, साबुन जैसे प्रोडक्ट लगातार महंगे क्यों हो रहे हैं, 2 उदाहरण से जान लीजिए। बिस्किट महंगा हो रहा है क्योंकि गेहूं, चीनी, पाम ऑयल की कीमत लगातार उछाल पर है। कच्चा तेल और कच्चा माल महंगा होने से ही साबुन, डिटर्जेंट भी लगातार महंगा होता है, जिनके आगे और भी बढ़ने की आशंका है, घटने की उम्मीद नहीं। बढ़ सकेगा, कम नहीं होने वाला। ये तेल के बजाय कल बोला, आज कंपनी वाले बोल के गए कि इससे भी ज्यादा 200 रुपए बढ़ेगी तेल में। अब आदमी खाएगा क्या? जानकार कहते हैं कि अभी थोड़ा संभव है कि इलेक्शन के कारण महंगाई थाम रखी है, लेकिन फिर अप्रैल तक राहत न मिलने का दावा है। उम्मीद है कि जून तक इसमें मामूली राहत मिल सकती है। पटना से रोहित सिंह, चंडीगढ़ से ललित शर्मा और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फिर बैठक बुलाई गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन संकट पर आपात बैठक बुलाई गई है। इस बीच यूक्रेन रूसी हमले की आशंका को देखते हुए अपने सारे एयरपोर्ट्स बंद करने का निर्देश दे चुका है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यूक्रेन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में हमले की आशंका को देखते हुए एयरपोर्ट्स को बंद किया जा चुका है।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। यूएनएससी की एक हफ्ते में दूसरी बार ये आपात बैठक हो रही है। रूस यूक्रेन संकट पर यूएनएससी में फिर चर्चा होगी और तमाम कूटनीतिक दबाव के बावजूद रूस का रुख वही है और युद्ध के संकट को देखते हुए एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया जा चुका है। यूक्रेन में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। साल 2000 से लेकर अब तक व्लादिमीर पुतिन किसी न किसी रूप में रूस की सत्ता में रहे हैं। इस दौरान पुतिन हमेशा मॉस्को केंद्रित वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण पर काम करने में जुटे रहे। आज नौबत यह है कि पुतिन ने बिना एक गोली चलाए यूक्रेन के नक्शे को बदल दिया है। सवाल यह है कि पुतिन के पास ऐसा क्या है जिससे वो नहीं डरते? आखिर क्यों पुतिन अमेरिका और नेटो की धमकियों के बावजूद पीछे नहीं हटे? इसकी वजह पुतिन के दिन की कसक है। Vladimir Putin recognized two regions of Ukraine as independent states. President Putin recognized. This is Vladimir Putin. President Putin is. President Putin. Night Putin off. Vladimir Putin. व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को महाशक्ति बनाया। व्लादिमीर पुतिन, जिनके हौसलों की तारीफ दुश्मन भी करते हैं। Yesterday, and there was a television screen, and I said, this is genius. Putin declares a big portion of the Ukraine. Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful. तैराकी करना हो, जिम में ट्रेनिंग हो या फिर एडवेंचर, रूस के राष्ट्रपति के शौक दुनिया को चौंकाते रहे हैं। लेकिन इस बार पुतिन ने दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और उसके 30 सहयोगी देशों को यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करके हैरान कर दिया। अमेरिका और पश्चिमी देश प्रतिबंधों की धमकी देते रह गए और पुतिन अपना काम कर गए। नतीजा, दुनिया पुतिन के तेवर से डरी हुई है, तो वहीं यूक्रेन सहमा हुआ है। सारी दुनिया में रूस के राष्ट्रपति का नाम गूंज रहा है, जो लेनिनग्राद की स्ट्रीट फाइट से सीख कर आया कि अगर लड़ाई तय है तो पहला पंच खुद मार। इसीलिए पुतिन अपने दुश्मन अमेरिका के करीब जाने की सजा के तौर पर यूक्रेन पर पहला वार कर चुके हैं और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। Continue to deploy arms and weapons in Ukraine. It is time to demilitarize modern Ukraine, because this is the main factor, the only factor that can be observed. दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि कैसे पुतिन ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका और नाटो के खिलाफ पहला राउंड जीत लिया है। पुतिन का जोश हाई है और बाइडेन के पास कुछ कहने को बचा नहीं है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि पुतिन ने जहां अपना देश थामा हुआ है, वहीं अमेरिका और उसके दोस्तों की नाक में दम कर दिया है। सवाल यह है कि रूस की राजनीति हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, दोनों ही स्तरों पर व्लादिमीर पुतिन एक सफल खिलाड़ी कैसे हैं? पुतिन को देखकर लगता है कि वो नतीजों की परवाह किए बिना एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पुतिन ऐसे क्यों है? 1991 में सोवियत संघ का बिखर जाना, पश्चिमी देशों का रूस के प्रति बुरा बर्ताव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खलता है और रह रहकर उनके मन में टीस भी उठती है। वो इतिहास को एक बार फिर बदल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन एक बार फिर रूस का हिस्सा बन जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जो पुराने संबंध हैं वो एक बार फिर से स्थापित हो जाए। लेकिन समस्या यही है कि उनकी ये चाह विश्व को एक बार फिर महायुद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकती है। 2018 में एक पत्रकार ने पुतिन से पूछा, आप अपने देश के इतिहास में किस घटनाक्रम को पलट देना पसंद करेंगे? व्लादिमीर पुतिन ने फौरन कहा, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। पुतिन कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर वो कर सकते तो सोवियत संघ के विघटन की कहानी को उलट कर रख देते। तो क्या यूक्रेन को लेकर वर्तमान विवाद पुतिन के इसी इरादे का हिस्सा है? जानकार इसका जवाब हाँ में देते हैं।
1917 की क्रांति के बाद 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई और सोवियत संघ का हमेशा से प्रयास यह था कि चाहे वो ज्ञान विज्ञान की बात हो, सैन्य शक्ति की बात हो, सामरिक क्षमता की बात हो, वो विश्व में अव्वल रहे और यही प्रयास लगातार चलता भी रहा। अगर आप पहले बात करें तो 1957 में पहला उपग्रह मानव निर्मित वो स्पुतनिक सोवियत संघ ने ही अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागारिन ने पहली बार उड़ान भरी अंतरिक्ष में। और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका प्रयास यही है कि रूस एक बार वही उसी तरह की सैन्य और सामरिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। लेकिन अक्टूबर 1952 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन ने 39 साल की उम्र में अपने देश सोवियत संघ को 15 देशों में बंटते देखा। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में यूएसएसआर की कहानी अतीत के पन्नों में दर्ज हो गई। 25 दिसंबर 1991 की शाम 7:32 पर रूसी राष्ट्रपति के निवास स्थान क्रेमलिन से कम्युनिस्ट वर्चस्व का परचम हसिया हथौड़ा वाला लाल झंडा उतार दिया गया और इसकी जगह रूस का झंडा लहरा दिया गया। एजेंट पुतिन इस विघटन के मुंह गवाह थे। पुतिन तब अपने देश के लिए विदेशों में बतौर जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। यूएसएसआर की कहानी खत्म होने के बाद पुतिन को अपने देश लौटना पड़ा। देश महंगाई और अराजकता की चपेट में था। 20वीं सदी का आखिरी दशक, दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी एक नई दुनिया की, नई उम्मीदों के साथ। लेकिन जिस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज कहा जा रहा है कि उन्होंने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है, एक समय ऐसा भी था कि केजीबी के इस सुपर एजेंट को, जूडो कराटे के इस महा एक्सपर्ट को खर्चा चलाने के लिए टैक्सी भी चलानी पड़ी। इसके बाद रूस के पावर कॉरिडोर में पुतिन की एंट्री हुई। ये साल था 1998। पूर्व राष्ट्रपति और मिखाइल गोर्बाचोव के उत्तराधिकारी बोरिस येल्त्सिन को एक काबिल उत्तराधिकारी की तलाश थी जो पुतिन पर आकर खत्म हुई। इस तरह जिस व्लादिमीर पुतिन के पुरखे स्टालिन के रसोइये हुआ करते थे, वो 1999 में रूस के प्रधानमंत्री बन गए। पुतिन ने सत्ता में एंट्री के साथ ही रूसी संघ की विस्तारवादी नीति का पहला निशाना चेचन्या को बनाया। चेचन्या पूर्वी यूरोप के कॉकस क्षेत्र के उत्तरी भाग में भले ही आज रूस का हिस्सा हो, लेकिन 1991 में चेचन्या ने सोवियत रूस के विघटन के साथ ही आजादी की मुनादी कर दी थी। 1994 में रूस और चेचन्या में पहली जंग हुई और 1996 में चेचन्या जीत गया। रूस भी चेचन्या को आजाद मुल्क की मान्यता दे चुका था, लेकिन पुतिन ने प्रधानमंत्री बनते ही चेचन्या पर निर्णायक हमला किया और 17,300 वर्ग किलोमीटर वाले इस मुस्लिम बहुल छोटे से देश को रूस में मिला लिया। चेचन्या की जीत के बाद पुतिन रूस में लोकप्रिय हो गए। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। दुनिया 21वीं सदी में आई। इसके साथ ही रूस की राजनीति भी पुतिन के युग में प्रवेश कर गई। मार्च 2000 में पुतिन 53% वोटों के साथ पहली बार रूस के राष्ट्रपति बन गए। इसके 3 साल बाद पुतिन ने अपनी नजरें यूएसएसआर में रहे जॉर्जिया पर गड़ा दी, जहां अमेरिका की बढ़ती दखल को रोकने के लिए रूस ने असंतुष्टों को बढ़ावा दिया और 2008 में जॉर्जिया की केंद्रीय सरकार और वहां के 2 प्रांतों अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया के बीच झगड़े की शुरुआत हो गई। पुतिन ने मौके का फायदा उठाकर दोनों प्रांतों को स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया। यही नहीं, इन दोनों राज्यों के साथ रूस ने सैन्य समझौता करके इनके क्षेत्र में अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया और अपने 4000 सैनिक वहां पर तैनात कर दिए। यानी जिसने भी रूस को आंख दिखाई, पुतिन ने या तो उसे अपने देश में मिला लिया या फिर उसे तोड़कर अपने पर निर्भर कर दिया। यूक्रेन में पुतिन एक बार फिर अपने इसी फॉर्मूले को कामयाबी के साथ दोहराकर रूस की ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। पुतिन ने अमेरिका को अनएक्सपेक्टेडली बैकफुट पे ला दिया है। पुतिन ने 2 साउथ ईस्टर्न प्रोविंसेस जो थे यूक्रेन के, उनमें उनको स्वतंत्र घोषित करके, उनको संप्रभु घोषित करके और उनकी मान्यता दे करके एकदम से यूएसए को और नेटो को बैकफुट पे ला दिया। अब पुतिन 20 साल से मॉस्को के, रशिया के नेता हैं, 20 साल से क्रेमलिन में हैं। अब अमेरिका के अंदर अभी प्रेसिडेंट बाइडेन का ये दूसरा साल है। उन्होंने सिर्फ जनवरी 2021 में शपथ ग्रहण की। तो अब कौन कितना कमजोर बैठेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब उसके 15 टुकड़े हुए थे। जो हालात थे उसे देखते हुए रूस का भविष्य अंधकार में था, लेकिन पुतिन ने सब कुछ बदल दिया।
आज भले ही रूस बड़ी आर्थिक ताकत ना हो, लेकिन फिर भी वो अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है। खार्किव यूक्रेन से गौरव सावंत, आज तक। तो पुतिन के पास दौलत है, शोहरत है और पावर है। उनका मुकाबला दुनिया में किसी से नहीं किया जा सकता। 69 साल के पुतिन अब इतिहास बनाना चाहते हैं। टूटे सोवियत संघ को जोड़ना चाहते हैं, जिसने यूक्रेन संकट को पैदा कर दिया है। यूक्रेन बॉर्डर पर क्या है हालात, बता रहे हैं आज तक संवाददाता गौरव सावंत। आज तक इस समय डॉनबास इलाके में डोनेट्स्क के उस क्षेत्र में है जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। यह यूक्रेन सेना का आखिरी चेकपोस्ट है। इसके 3 किलोमीटर उस पार रूस की सेना यहां पर तैनात है। यहां पर यूक्रेन की सेना का यह चेक पॉइंट है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहां पर ट्रेंच बन गए हैं। जो ट्रेंच बन गए हैं वहां पर सेना के अधिकारी अभी भी तैनात हैं। उसके पीछे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां सब यहीं पर हैं। और अगर आप यहां आकर देखें तो सेना का यह बंकर है, ये चेक पॉइंट है। यहां बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। अगर आप उस बैरिकेड की तरफ देखें, सड़क पर वो बोल्डर लगाए गए हैं ताकि रूसी टैंक उनको तोड़ते हुए इस तरफ ना आए। यहां पर उन्हें रोकने के लिए कुछ अत्याधुनिक उपकरण जो अभी रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने भिजवाए हैं वो भी इस क्षेत्र में आ गए हैं। हालांकि हमें यह कहा गया है कि हम वो उपकरण ना दिखाएं, रक्षा का वो सामान ना दिखाएं, लेकिन ये वो डॉनबास का इलाका है, डोनेट्स्क का इलाका है जहां पर हर 1 इंच के लिए लड़ाई हो रही है। ये वो इलाका है जो 30% अभी रूस के पास है, 70% यूक्रेन के पास है। लेकिन चाहे वो लुहांस्क हो या डोनेट्स्क हो, जिसको एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक रूस ने करार दिया है, वो इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की कोशिश में है। और इसीलिए सेना को अब यहां इस पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। चाहे टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, तोपें हो, यहां पर लगा दी गई हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये यूक्रेन का इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहां पर जबरदस्त कोयले का खनन होता है। यहां पर स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और उसी के कंट्रोल के लिए एक तरह से यह सारी लड़ाई है। यहां पर तनाव इस समय जबरदस्त है। कुछ समय पहले तक रुक रुक कर यहां फायरिंग हो रही थी। देखिए, सेना के अधिकारी अभी वहां पर अपने बंकरों के आगे हैं भी, ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर भी हैं। और आज तक इकलौता चैनल है जो इस लड़ाई के बिल्कुल फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहा है। और हमारे साथ इस समय राजेश पवार हैं। राजेश पवार नेटो ऑपरेशंस, यूक्रेन और रूस की सेना के बीच तनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। और इस समय जो नियंत्रण रेखा है उसमें हमारे साथ है। जैसे गाड़ियों की यहां चेक पॉइंट भी हो रही है। कितना तनाव है इस क्षेत्र में? हम रूस की सेना से कितनी दूर हैं? देखिए गौरव, हम सुबह से इस इलाके में घूम रहे हैं। ये वो एरिया है जहां पर यूक्रेनियन और रशियन फोर्सेस आमने सामने हैं। यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वो एरिया शुरू हो जाता है जो कि अभी रूस के नियंत्रण में है। और हमारे जस्ट पीछे, यहां से 500 मीटर पीछे जो गांव है सफिया, वहां के यहाँ कमांडर ने बताया है कि कल रात वहां आर्टी शेलिंग हुई थी, जिसमें वहां कुछ हाउस डैमेज हुए हैं। अगर रूस ये फैसला करता है कि उसको दोनबास में आगे बढ़ना है, पूरे दोनबास को कब्जे में लेना है, जो यहाँ सबसे नजदीक मारियापोल शहर है, तो उसको इस एरिया से गुजरना पड़ेगा। और उस हालात में हम देखेंगे कि ये एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा इंटेंस, सबसे ज्यादा जो है खतरनाक, जो जबरदस्त लड़ाई इस इलाके में होने वाली है। और अगर ये हमला होता है तो हम उसके साक्षी बनने वाले हैं। तनाव यहां बहुत ज्यादा है। एक तरह से कहा जाए तो ये बारूद के ढेर पर बैठा है ये पूरा क्षेत्र। और यहां पर अगर आप देखें तो यूक्रेन की सेना के ट्रेंचेस भी उन्होंने डिग कर दिए। उनके जवान वहां पर मौजूद हैं। यहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, वो सब हथियार भी यहां मौजूद हैं। तो जब गोलाबारी होती है, जो यहाँ के सिविलियंस हैं दोनों तरफ से, उनको भी खतरा है। और क्या इसीलिए जो आसपास के गांव हैं उनको खाली कराने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए गौरव, हमने यहाँ आर्मी के लोगों से बात की है, यूक्रेन आर्मी के लोगों से, और कुछ सिविलियन से, जैसे टैक्सी ड्राइवर के साथ हम यहाँ पर आए हैं। गांव के और मरियापुल शहर के काफी लोग इलाका छोड़ के यहाँ से दूर जा चुके हैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि यहाँ शेलिंग हो रही है। पिछले 3-4 दिन से आर्टी शेलिंग हो रही है। और जो ये प्लेटून कमांडर ने हमें यहाँ बताया है कि इस एरिया में वो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई हमला होता है तो ये वो एरिया है जहाँ सबसे पहले बमबारी शुरू होगी। और इसके मद्देनजर ज्यादातर सिविलियन इस एरिया से अभी जा चुके हैं और घर खाली हैं यहाँ पर।
पलायन यहां बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो है उस ऑपरेशन का जो रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच इस समय चल भी रहा है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, पूर्वी यूक्रेन, आज तक।